हेलो, दिस इज ब्लॉग नंबर 42। ईगो इज द एनिमी पढ़ रहे हैं हम लोग। रेडी, 3 2 1, चलो स्टार्ट। दिस इज द स्टार्ट ऑफ अ न्यू चैप्टर कॉल्ड गेट आउट ऑफ योर ओन हेड। नया चैप्टर अभी चालू कर रहे हैं हम लोग, जिसका नाम है गेट आउट ऑफ योर ओन हेड। मतलब अपने ही दिमाग में फंसे नहीं रहने का, थोड़ा बाहर निकलो। अ पर्सन हु थिंक्स ऑल द टाइम हैज़ नथिंग टू थिंक अबाउट एक्सेप्ट थॉट्स, so he loses touch with reality and lives in a world of illusions. अ कोट बाय एलन वॉट्स। तो एलन वॉट्स का एक कोट है कि वो आदमी जो हमेशा सोचते रहता है, उसके पास रियल दुनिया में रहने का टाइम ही नहीं होता है, क्योंकि वो अपने खुद के इमेजिनेशन में, अपने खुद के इल्यूजन में जीते रहता है। वो असल ज़िंदगी से उसका कुछ कनेक्शन ही नहीं रहता है, क्योंकि हमेशा वो इमेजिनेशन सोचते रहता है। इट इज़ Holden Caulfield, the self-absorbed boy walking the streets of Manhattan, struggling to adjust to the world. तो ये स्टोरी है, नया स्टोरी। ये स्टोरी है होल्डन कॉफील्ड के बारे में, जो कि एक सेल्फ एब्जॉर्ब्ड, सेल्फ ऑब्सेस्ड, अपने आप से प्यार करने वाला, मैं अपना ही फेवरेट हूँ, वो टाइप का लड़का है। और वो मैनहट्टन की स्ट्रीट्स पे चल रहा है, अपने दुनिया से एडजस्ट करने में फेल है। उसके आसपास जो भी है उसको पसंद नहीं है, जैसी लाइफ उसको चाहिए उसको मिल नहीं रही है, जो लाइफ में वो है उसमें खुश नहीं है, ऐसा ज़िंदगी चल रहा है। It is a young Arturo Bandini in Los Angeles, alienating every person he meets as he tries to become a famous writer. तो ये और एक कैरेक्टर है अपने कहानी में, जिसका नाम है आर्तुरो बंदिनी। ये रहता है लॉस एंजलिस में। पहला कैरेक्टर किधर रहता है? मैनहट्टन में। दूसरा कैरेक्टर रहता है लॉस एंजलिस में। और ये जो आर्तुरो बंदिनी है लॉस एंजलिस वाला, ये क्या करता है, जो भी अपने आसपास है उसको एलियनेट करते रहता है, उसको इग्नोर मारते रहता है, क्योंकि इसको क्या करना है, फेमस राइटर बनना है, इसको। इट इज़ द ब्लू ब्लड बिंग्स बॉलिंग इन द 1950s अपटाउन न्यू ऑर्लियंस ट्राइंग टू एस्केप द एवरीडेनेस ऑफ लाइफ। तो ये क्या है, ये लोग दोनों भी जो असल ज़िंदगी है उसको एस्केप करने की कोशिश कर रहे हैं, और अपनी ही दुनिया में फंसे हैं। और ये लोग सोच रहे हैं कि हम लोग अपने हिसाब से ज़िंदगी को जीना चाहते हैं। These fictional characters all had something in common. They couldn't get out of their own heads. तो ये भी जो कैरेक्टर्स है, तीनों भी कैरेक्टर्स के बारे में बात किया। ये सब कैरेक्टर्स जो थे, ये लोग का एक चीज़ ये लोग में कॉमन था कि ये लोग अपने ही दिमाग में फंसे रहते थे। ये लोग रियल दुनिया में आ ही नहीं पाते थे, और अपने दिमाग से लोग कभी निकल ही नहीं पाए। ये लोग अपने इमेजिनेटिव दुनिया में घूमते रहे, ये लोग का यही चल रहा था। इन J.D. Salinger's द कैचर इन द राय, गोल्डन कांट स्टे एट स्कूल। तो जेडी सैलिंजर का एक बुक है द कैचर इन द राय। होल्डन एक कैरेक्टर है जो कि स्कूल में रह नहीं सकता है, उसको बड़े होने से डर लगता है। इज़ पेट्रीफाइड ऑफ ग्रोइंग अप एंड वॉन्ट्स डेस्परेटली टू गेट अवे फ्रॉम इट ऑल। और उसको लाइफ को एस्केप करना है, लाइफ को एक्सपीरियंस करना ही नहीं है उसको। ना स्कूल जाना पसंद है, ना बड़ा होना पसंद है, ना जिम्मेदारी लेना पसंद है, कुछ पसंद नहीं है। कौन है कैरेक्टर? होल्डन। अभी in John Fant's Ask the Dust, part of a series known as the Bandini Quartet, this young writer doesn't experience the life he is living. He sees it all across a page in a typewriter, wondering if nearly every second of his life is a poem, a play, a story, a news article with him as its main character. तो ये जो जॉन फैंटे की एक बुक है जिसका नाम है आस्क द डस्ट, जो कि एक पूरे सीरीज़ का पार्ट है। सीरीज़ का नाम है द बंडीनी क्वार्टर। तो ये इसमें भी ये जो कैरेक्टर है वो भी यंग राइटर होता है, जिसको कोई भी चीज़ आसपास अपने पसंद नहीं है, और वो नई नई कहानियाँ, नए नए पोएम्स, ज़िंदगी उसको ऐसे ही लगता है कि ज़िंदगी या तो एक पोएम है, या तो एक नाटक है, प्ले है, या तो एक स्टोरी है, या तो एक न्यूज़ आर्टिकल है, जिसमें मेन कैरेक्टर कौन है, वो खुद, वो आर्टिकल। बराबर। वो सेल्फ ऑब्सेस्ड लोग कैसे रहते हैं कि मैं अपना ही फेवरेट हूँ, मुझे आसपास कोई पसंद नहीं है, मेरे जैसे बहुत है लेकिन मेरा जैसा कोई नहीं है। जो इंस्टाग्राम पे हम लोग को वो 17 18 साल वाले लोग के स्टेटस और स्टोरीज दिखते हैं, वो सब। In Walker Percy's The Movie Goer, his protagonist Binks is addicted to watching movies, preferring an idealized version of life on the screen to his own uncomfortable ennui. ऐसे ही सेम एक बुक है, इसका नाम है द मूवी गोअर। किसने लिखा है? वॉकर पर्सी। इसमें भी जो प्रोटैगनिस्ट होता है, मतलब मेन कैरेक्टर होता है, उसका नाम होता है बिंक्स। वो भी ऐसा ही होता है, उसको अपने खुद के असल ज़िंदगी से मतलब नहीं है, उसको मूवीज़ देखना बहुत पसंद होता है। वो मूवीज़ जाता है और मूवी के अलग अलग स्टोरीज़ में अपनी लाइफ को ऐसा अलग अलग
पर्क्स में ढूंढते रहता है कि देखो ये तो मैं ऐसा हूँ, मैं ऐसा हूँ, मैं ऐसा बन सकता हूँ, ऐसा बन सकता हूँ। जैसे मूवी देखते टाइम हम लोग भी एक कैरेक्टर को पकड़ लेते हैं ना, ऐसे ही ये कैरेक्टर भी ऐसा ही है, वो उसको मूवी देखना पसंद है और वो अपनी ज़िंदगी में मस्त रहता है। तो ये सब कैरेक्टर्स कैसे हैं? सेल्फ ऑब्सेस्ड। ये लोग को असल ज़िंदगी से मतलब नहीं है। चलो आगे देखते क्या होता है। इट इज़ ऑलवेज डेंजरस टू साइकोलॉजाइज अ राइटर बेस्ड ऑन हिज वर्क, बट दीज आर फेमसली ऑटोबायोग्राफिकल नॉवेल्स। तो कभी भी एक राइटर को उसके काम के हिसाब से साइकोलॉजाइज करना बहुत ही डेंजरस होता है, कि हम लोग ऐसा बोल नहीं सकते कि राइटर ने जिसके बारे में लिखा है राइटर भी वैसा है। तो क्या हो जाएगा, वो फिर राइटर ऑफेंड हो सकता है, या हो सकता है हम लोग बहुत ज़्यादा बड़ा ही स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट कर रहे हैं। ऐसा बोलना बिल्कुल भी बहुत ही खतरनाक है, मतलब हम लोग 100% तो अंदाज़ा लगा नहीं सकते। लेकिन ये जितने भी नावल की हमने बात किया, कौन सा नावल था? द कैचर इन द आई, फिर उसके बाद आस्क द डस्ट, फिर उसके बाद अक्रॉस द पेज इन ये तो नहीं, और एक था द मूवी गोवर। ये सब जितना भी नॉवेल्स है ये सब ऑटोबायोग्राफिकल नॉवेल है, मतलब क्या, असल ज़िंदगी पे बेस्ड है। When we look at the writers' lives, the facts are clear. J.D. Salinger really did suffer from a sort of self-obsession and immaturity that made the world too much for him to bear, driving him from human contact and paralyzing his genius. जब हम लोग जेडी सैलिंजर के बारे में पढ़ते हैं, उसके बुक के बारे में पढ़ते हैं, तो समझ में आता है कि जेडी सैलिंजर सच में सेल्फ ऑब्सेस्ड था और उसको ऐसा लगता था कि दुनिया उसको कभी भी समझती नहीं है, और इस वजह से उसने ह्यूमन कांटेक्ट छोड़ दिया। ह्यूमन कांटेक्ट छोड़ दिया मतलब क्या? लोगों से बातचीत छोड़ दिया। उसने बोला मैं अपना खुद का दुनिया बनाऊंगा, राइटिंग करके, बुक्स लिख के, ये सब बरोबर। तो ये भी थोड़ा डेंजरस हो सकता है, क्योंकि हम लोग अपने ही दुनिया में कैद रहेंगे। तो चलो जेडी सैलिंजर तो सक्सेसफुल हो गया, उसको उसके बारे में देखो, ये दूसरे बुक में बातचीत हो रहा है, मतलब सक्सेसफुल ही रहेगा। लेकिन हर कोई ऐसा हो सकता है क्या? नहीं। तो बहुत डेंजरस चीज़ है। John Fante struggled to reconcile his enormous ego and insecurity with relative obscurity for most of his career. सेम चीज़ जॉन फैंटे के साथ में भी हुआ, eventually abandoning his novels for the golf course and Hollywood bars. Only near death, blind with diabetes, he was finally able to get serious again. तो ऐसे ही सेम जॉन फैंटे के साथ में भी हुआ। वो अपने इमेजिनरी ज़िंदगी दुनिया में बिजी था और ज़्यादा से ज़्यादा अपने करियर में उसने यही सब किया। उसने क्या किया, गोल्फ कोर्स में जाता था। गोल्फ कोर्स में क्या होता है कि पैसा भरो खेलो, तो उसमें पैसा उड़ाता था। हॉलीवुड बार्स, हॉलीवुड के वो फैंसी दुनिया में रहता था। लेकिन आखिरकार में लाइफ की एंड में जब उसको डायबिटीज़ हो गया, तब जाके वो असल ज़िंदगी में, बोलते हैं ना, वो कब वेकअप टू रियलिटी वाला उसका मोमेंट हुआ, और तब जाके वो सीरियस होना चालू हुआ। नहीं तो उसके पहले वो वापस से अपने इमेजिनरी दुनिया में था, जो असल ज़िंदगी से कुछ लेना देना नहीं था। तो बहुत टाइम, अगर ये इतना सोचो, डेथ के टाइम पे अगर किसी को सीरियसनेस आ रहा है लाइफ को लेके, फालतूगिरी से छोड़ के, जब उसको डायबिटीज़ हुआ, जब वो सीरियस हुआ, तो भी क्या फ़ायदा? क्योंकि अब तो लाइफ एंड होने वाली, डायबिटीज़ हो चुका है। तो ऐसे टाइम पे जाके फ़ायदा है क्या? नहीं। तो सब मेन इसमें लर्निंग क्या है? टाइम रहते अपने को सुधर जाने का। The moviegoer Walker Percy's first book came only after he had conquered his almost teenage indolence and existential crisis, which lasted alarmingly into his 40s. दूसरा एग्जाम्पल देखो, तीसरा एग्जाम्पल है, तीसरा बुक अपना मूवी गोअर के बुक में वॉकर पर्सी का बुक था। वॉकर पर्सी का बुक जो था, ये मूवी गोअर, ये उसका पहला बुक था। अब ये बुक कब आया? उसके 40s में आया, और वो टीनेज के टाइम से, मतलब 13 साल की उम्र से अपने आप से सेल्फ ऑब्सेस्ड था, अपने ही दुनिया में रहता था। लेकिन 40 साल का होने के बाद तब जाके उसको होश आया, उसने बुक वगैरह छापा। हाउ मच बेटर कुड दीज राइटर्स हैव बीन had they managed to get through these troubles earlier? How much easier would their lives have been? It is an urgent question they pushed into their readers with their cautionary characters. तो ये लोग ने अपने बुक्स में लोगों को ये बताने का कोशिश किया कि हम लोग को तो जागने में बहुत टाइम लगा, हम लोग अभी राइटर है, चलो आपको ये स्टोरी बता रहे, इसमें कैरेक्टर हमने डाला हुआ है, लेकिन ये हमारी पर्सनैलिटी को ही रिफ्लेक्ट करता है, ऐसा वो राइटर लोग ने बोला। और इसके लिए वो रीडर लोग अपने ज़िंदगी में जल्दी जाग जाए बुक लिख के, मतलब क्या, अपनी इमेजिनरी वर्ल्ड से बाहर आ जाए, रियलिटी के हिसाब से चले। इसके लिए वो लोग ने ये कैरेक्टर्स को बुक पे उतारा और फिर उसके बाद अपने कैरेक्टर्स तक बताया। तो ये कैरेक्टर्स लोग से हम लोग को सीखने का है, और जितना जल्दी हो सके अपने इमेजिनरी दुनिया से बाहर निकलना है। चलो आगे का नेक्स्ट ब्लॉग में पढ़ेंगे। बाय बाय।